चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग रीमान इंटीग्रेबल क्या होता है इस पे हम बात कर रहे थे, और उस पे बहुत सारा थ्योरम भी किए थे, बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। और उसी में या हम क्या उससे एक स्टेप आगे अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो एक और टॉपिक आता है रीमान स्टिल्ट जेट से इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। वही टॉपिक की हम बात करेंगे कि वह टॉपिक क्या है, और यह रीमान इंटीग्रेबल से रिलेटेड ही टॉपिक है, ठीक है। जो चीज़ आप वहाँ पढ़े हैं वही चीज़ आप यहाँ पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है या डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए इसको पढ़ा जाता है और आपके सिलेबस में भी है। तो वही चीज़ आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप टॉपिक डालिएगा रीमान स्टिल स्टिल्ट जेस इंटेग्रल। दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। रीमान स्टिल्ट जेस इंटेग्रल, इसको सिंपली आप आर एस इंटेग्रल कह सकते हैं, ठीक है। आर एस इंटेग्रल आप कह सकते हैं। आर का मतलब रीमान और एस का मतलब क्या है, स्टिल्ट जेस। या तो आप रीमान स्टिल्ट जेस इंटेग्रल कहिए या आर एस इंटेग्रल कहिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा हम अगर बेसिक की बात करें कि भाई रीमान इंटीग्रेबल क्या होता था, तो रीमान इंटीग्रेबल या यही होता था क्या कि किसी भी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते थे ना, तो वह जो ओल्ड मेथड होता था या पहले वाला जो मेथड होता था जिस तरीके से इंटीग्रेट करते थे, तो उस तरीके से हम लोग करते थे। और वहां जब भी हम इंटीग्रेट करते थे ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि भाई एक फंक्शन को जो है ना किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही जो है ना आपका क्या कहलाता है, या वही आपका यूज करना होता है कि आर एस इंटीग्रेबल, या यही आपको यूज करना होता है, ठीक है। जैसे में देखो यहाँ से हम लोग यहाँ से सीखे हैं कि मान लो कि यहाँ से कोई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 एक्स डी एक्स इसका करना है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बट्टा में 2, और यहाँ से लिखते हैं 0 से लेकर 1 लिखते हैं, इसका वैल्यू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 से लेकर 1 लिखते थे, ठीक है। यहाँ 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो, 1/2 इंटू 1 माइनस का 0 इक्वल टू 1/2 लिखते थे, ठीक है। तो इसका जब इस तरीके से हम इंटीग्रेट करते थे ना, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, रीमान, इसको हम लोग कहते थे रीमान इंटीग्रेबल कहते थे, ठीक है। रीमान इंटीग्रेबल कहते थे। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि मान लो कि ऐसे आपको कोई फंक्शन दे देगा, ठीक है, कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है डी ई के पावर 2x, इस तरीके का कोई आपको फंक्शन दे देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस x को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रूप में, तो e के पावर 2x के रिस्पेक्ट में करना है। यानी यह भी कोई एक फंक्शन है, यानी कहने का मतलब अगर f इसको अगर मानते हो तो f इक्वल टू एक्स है, और कोई दूसरा फंक्शन g जो है वह e के पावर x है। तब आपको क्या करना है कि अगर इस x का इंटीग्रेशन जो है ना, अगर e के पावर 2x यानी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन अगर करना हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यह मतलब इस टॉपिक को या कहें इसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यह टॉपिक का क्या नाम है, आर एस इंटीग्रेबल, या इसी को हम क्या कहते हैं, रीमान स्टिल्ट जेस इंटीग्रेबल हम कहते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर करना पड़े, ठीक है, तो वहां हम हमेशा क्या करने वाले हैं, तो इसका यूज करने वाले यानी आर एस से इंटीग्रल का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या हम कहें बेसिक डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि आर इंटीग्रेबल और आर एस इंटीग्रेबल या के बीच का अंतर आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं।
इसका यूज हम वहीं करते हैं, सिंपली हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, यानी x से dx का, ठीक है। और इसका हम यूज कहाँ करेंगे, तो किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो फिर हमको आर से इंटीग्रेबल का यूज करना होता है। तो एक बार हमको कमेंट करके बताइए कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बेसिक डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं दोनों के बीच में। आप इतना तो समझ गए ना कि किसका कहाँ हमको यूज करना है। बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा क्या कि रीमान इंटीग्रेबल का यूज कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं या कोई एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वह आर इंटीग्रेबल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में किया जाता है या करना होता है तो फिर हम आर एस से इंटीग्रेबल का यूज करने वाले हैं, ठीक है। बस इतना चीज आप समझिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब आर इंटीग्रेबल या रीमान इंटीग्रेबल जब पढ़े थे तो उसमें बेसिक कंसेप्ट सब क्या पढ़े थे, उसमें इस सबको लिखना नहीं है, ठीक है। हालांकि एक चीज देखिएगा कि भाई अगर आपसे अगर आपको आपके मन में यह क्वेश्चन एराइज होता होगा कि भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अगर x से e के पावर 2x का इंटीग्रेशन अगर कैसे कीजिएगा तो देखिए इसको हम थोड़ा सा करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। सिंपली आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। डी ई के पावर 2x बट्टा में यहाँ dx नहीं है तो यहाँ dx हम कर रहे थे, यहाँ भी हम dx कर रहे हैं, ठीक है। अब e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e के पावर 2x इंटू 2 इंटू डी लिख सकते हैं इक्वल टू 2 e के पावर 2x इंटू डी, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ रखिए, अगर हम यहाँ से रखते हैं तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ x और लिमिट लगाना है तो लगा दीजिए 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, और यहाँ से क्या लिखोगे देखना है x, और यह किसके बराबर आ रहा था, हम लोग यह किसके बराबर आ रहा था, तो डी ई के पावर 2x के बराबर ही आ रहा था, ठीक है। तो इसके जगह पे इसको रखेंगे, क्या लिखो यहाँ से, और 2 इंटू ई के पावर 2x इंटू डी लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाइए, 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा 0 से लेकर 1, क्या लिखो यहाँ से x ई के पावर 2x dx, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा लीजिएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाइएगा, आसानी से क्या होगा वह तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर कोई भी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना हो सिंपली मेथड से, ठीक है, जो कि अभी मॉडर्न मेथड जो हम लोग पढ़ रहे थे उस मेथड से, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो है ना, इसमें भी जो है ना, हाँ अभी उसको समझा रहे हैं, आर एस से के बारे में अभी हम समझा रहे हैं, तो बेसिक चीज ही कर रहे थे ना। बस आपको क्या करना है, रीमान इंटीग्रेबल और आर एस इंटीग्रेबल में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है इसको अभी बता रहे थे, इसको तो अभी हम बताए कहाँ है, ठीक है। बस सिंपली आप समझिए कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद कर लीजिएगा ना आप लोग, तो कर लीजिएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि भाई रीमान इंटीग्रल या इंटीग्रेबल में हम लोग क्या पढ़े हैं, सबसे पहला वहां टॉपिक पढ़े थे कि भाई लोअर रीमान सम क्या होता है, लोअर रीमान सम क्या होता है, और इसका वैल्यू हम निकालते थे एल पी एफ। एल का मतलब लोअर और पी कोई पार्टीशन है, और किस फंक्शन का निकाल रहे थे तो एफ का निकाल रहे थे, और यह हमेशा किसके बराबर हो जाता था, तो यह चीज हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, तो यह होता था समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन स्मॉल एम आर डेल आर को होता था, ठीक है। जहां फेयर फेयर स्मॉल एम आर क्या होता था, तो वह होता था इन्फीमम, इन्फीमम या इसी को हम लोग कहते थे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB कहते थे, ठीक है। और डेल क्या होता था, या डेल आर हमेशा क्या होता था,
तो XR-1 माइनस XR यानी सब इंटरवल का डिफरेंस होता था। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से 2 में आपको बताया गया होगा अपर रीमान सम, और यह क्या होता था, तो यू पी कॉमा एफ है, और इसका फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। ठीक है, और कैपिटल एम आर क्या होता था, तो वह सुप्रीमम होता था। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ एफ या सुप्रीमम होता था। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते थे, तो लिस्ट अपर बाउंड यानी एल यू बी, यानी इसको लिस्ट अपर बाउंड भी हम लोग कहते थे। ठीक है, और डेल आर आपका यही होता था। ठीक है, इसके बाद में यह लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम हम लोग देखे थे। उसके बाद में हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद में हम लोग 3 नंबर में देखे थे क्या, कि लोअर रीमान इंटेग्रल क्या होता है। ठीक है, तो बस इसमें हम कुछ नहीं करते थे, सिंपली हम क्या करते थे, यहाँ से तो इसका सुप्रीमम ले लेते थे। ठीक है, यानी यहाँ से लोअर है ना, तो यहाँ लिखते थे यही इसके बराबर हो जाता था क्या, कि यहाँ से हम लिखते थे क्या, सुप्रीमम सुप्रीमम ऑफ एल पी कॉमा एफ, यानी अगर लोअर सम का अगर आप सुप्रीमम ले लेते थे ना, तो वही क्या हो जाता था, तो लोअर रीमान इंटीग्रेबल हो जाता था। और इसको हम लिखते थे ऐसे लिमिट या इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बार से लेकर बी एफ डी एक्स लिखा करते थे। इसी तरह से चौथा में आपको हम पढ़ाए थे क्या, अपर रीमान इंटीग्रेबल या इंटेग्रल। ठीक है, और यह हमेशा होता था क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ डी एक्स, और यह होता था इन्फिमम ऑफ ए अपर रीमान सम, ऐसे होता था। ठीक है, इसके बाद में आपको हम पढ़ाए थे मेन टॉपिक जो था मेरा रीमान रीमान इंटेग्रल या इंटीग्रेबल पढ़ाए थे। तो आपको कहे थे क्या कि लोअर आर इंटीग्रल और अपर आर इंटीग्रल अगर सेम हो जाता था, तो हम कहते थे इस केस में क्या है, यहाँ से लिमिट या इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बार से लेकर बी एफ डी एक्स इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ डी एक्स, तो इसी को हम कहते थे भाई यह सिंपली क्या है, तो आर इंटीग्रेबल है, और इसको हम लिखते थे एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी पर पढ़ते थे। ठीक है, तो इतना ही चीज हम लोग बेसिक चीज वहां देखे थे। ठीक है, और सेम चीज आपको यहाँ भी आपको देखना होगा। ठीक है, सब चीज आपको यहाँ भी देखना होगा। और उसके बाद ही जब हम यहाँ टॉपिक डाले हैं कि रीमान स्टिल्ट जेस इंटेग्रल या आर एस इंटेग्रल, तो इसको पढ़ने के लिए जो है ना, सबसे पहले आपको इस चीज को देखना पड़ेगा कि भाई यह क्या होता है, यह क्या होता है। ठीक है, यह क्या होता है, यह क्या होता है, उसके बाद में फिर यह क्या होता है। बस इसमें क्या लगा देना है, सम में स्टिल लगा देना है। ठीक है, स्टिल्ट जेस सम में लगा देना है आपको। क्या इतना ही चीज में बेसिक हम लोग पढ़े थे? एक बार आप लोग कमेंट करके हमको बताइए तो, क्या इतना ही बेसिक पढ़े थे या कुछ और पढ़े थे? या इसका डेफिनेशन अगर हम कहें, रीमान इंटीग्रेबल का डेफिनेशन तो यही पढ़े थे ना, क्योंकि इसको समझने के लिए यह सब चीज की जरूरत पड़ता था। ठीक है, तो यह सब चीज हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और उसी तरीके से इसको समझने के लिए जो है ना, हमको यही सब सेम टॉपिक पढ़ना होगा। ठीक है, बोलिए यस या नो। हाँ, तो बिल्कुल अब हम लोग जो मेन टॉपिक जो डालने वाले हैं, अब हम मेन टॉपिक क्या डालने वाले हैं, लोअर एंड अपर रीमान स्टिल्ट जेस से सम। सबसे पहला सम हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, बस आपको हम रिकॉल कराए हैं कि हमको उसमें क्या पढ़े थे और इसमें क्या क्या पढ़ना है। बस वही सब चीज यहाँ भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर यही है कि वहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता था, और यहाँ किसी न किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए जो है ना, अभी हम कुछ बेसिक पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में इसका डेफिनेशन हम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालिएगा कि लोअर
and upper remain stilt जैसे इंटेग्रल क्या होता है, ठीक है। या इसी को आप सिंपल बस आर एस कर लीजिएगा, ठीक है। आर एस इंटेग्रल या कहें लोअर एंड अपर आर एस इंटेग्रल कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसका अगर डेफिनेशन हम देते हैं तो एक लाइन ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या सबसे पहले क्या, लेट एफ बी ए बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन are defined on a close interval a comma b and let g be a monotonically non-decreasing function on close interval a comma b corresponding to each partition p equal to a equal to x naught comma x1 comma x2 comma dot xr minus 1 comma xr comma dot xn equal to b of a close interval a comma b, ठीक है। देन वी राइट, हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से डेल जी आर इक्वल टू जी एक्स आर माइनस जी एक्स आर माइनस का 1। देखिए हमेशा क्या लिखिएगा, ठीक है। हम लोग इसमें क्या लिखे हैं कि भाई लोअर और अपर रिमान स्टिल जस्ट इंटेग्रल क्या होता है, सॉरी इंटेग्रल नहीं बल्कि अभी पहले यहाँ सॉम लिखना है ना हमको। यहाँ जो मेन टॉपिक ही डाले हैं इसमें पहले सॉम लिखना है। सॉम निकालना सीखेंगे तब ना इंटेग्रल निकालना सीखेंगे, तो वहाँ सॉम लिखिएगा, ठीक है, इंटेग्रल नहीं लिखिएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ एफ जो है ना कोई एक बाउंडेड है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। और कैसा फंक्शन है, तो बाउंडेड है, और डिफाइन क्या है, तो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। और दूसरा का कोई एक फंक्शन जी है, ठीक है, जो कि वह लगातार नॉन डिक्रीजिंग है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब और इंक्रीजिंग का मतलब दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि यह कोई फंक्शन है, ठीक है, यहाँ से ऐसा गया, यह इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, फिर कभी वह कांस्टेंट रहा, मतलब एज इट इज रहा, फिर यहाँ इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट रहा, इंक्रीज किया, तो इसको हम कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। और इंक्रीजिंग अगर इसको हम कहेंगे तो इंक्रीजिंग का मतलब है लगातार वह बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो यह जो जी फंक्शन होना चाहिए था वह कैसा फंक्शन होना चाहिए था, इंक्रीजिंग नहीं, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए था, ठीक है। और वह भी डिफाइन कहाँ है, तो क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। और दोनों फंक्शन के लिए जो है ना करस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन, दोनों फंक्शन के लिए पार्टीशन आपका क्या है, पी है, जो कि पार्टीशन हम इस तरीके से लेते हैं, और किसका है, तो क्लोज इंटरवल ए बी में है, ठीक है। तो अगर दोनों अगर सब लेंथ का या सब इंटरवल का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो यहाँ से डेल जी आर, ठीक है, यानी जो सेकेंड फंक्शन है वह जी आर इक्वल टू हमेशा लिखिएगा जी यहाँ वाला एक्स आर, ठीक है, माइनस का जी एक्स आर माइनस का 1, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, तो सब इंटरवल हो जाएगा, यानी इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से सिन से जी इज मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। देन जब यह नॉन डिक्रीजिंग है ना तो इसका मतलब है डेल
डेल जी आर हमेशा क्या होगा, वह ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 0 होगा, ठीक है, हमेशा, ठीक है। देन देखिएगा वी डिफाइन स्मॉल एम इक्वल टू, स्मॉल एम को क्या कहते हैं, इन्फीमम कहते हैं, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। उसी तरह से यहाँ से कैपिटल एम इक्वल टू, इसको हम सुप्रीमम कहते हैं, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट ए या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से स्मॉल एम आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट, अब देखिएगा यहाँ एक्स जो है ना, यह एक से ए कॉमा बी के बीच में है, देखो, तो यहाँ से आप सब इंटरवल में लीजिएगा, ठीक है, इसमें तो यहाँ से लिख सकते हैं स्मॉल एम आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आर माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स आर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से कैपिटल एम आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आर माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स आर। तो हम लोग यहाँ से क्या कर चुके हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम भी हम ले चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद में लिखिएगा देन वी डिफाइन लोअर एंड अपर रीमान स्टिल्ट जैसे इंटेग्रल नहीं बल्कि सम या इसको सिंपली कह सकते हैं, सिंपली लोअर एंड अपर सम, अपर आर एस सम ऑफ एफ with respect to G and corresponding to the partition P, ठीक है। इज, देखिएगा सबसे पहले लोअर सम, ठीक है, लोअर सम यानी लोअर आर एस सम इक्वल टू हमेशा हो जाता है समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन स्मॉल एम आर इंटू डेल जी आर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, यहाँ से जी आर हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहेंगे, ऐसे लिखेंगे एल पी एफ कॉमा जी, ठीक है, इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन स्मॉल एम आर इंटू डेल जी आर लिखिएगा, ठीक है। यह लोअर सम निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से अपर आर एस सम इक्वल टू होगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन कैपिटल एम आर इंटू डेल जी आर, और इसको लिखिएगा यू पी कॉमा एफ कॉमा जी इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन कैपिटल एम आर इंटू डेल जी आर लिखिएगा, ठीक है। इसका अपर सम निकालने का यह फॉर्मूला है, ठीक है। तो बस यही आपको है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको बताया है ना कि वहाँ भी हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वही सेम चीज़ यहाँ भी था, बस फर्क यहाँ क्या था, वहाँ एक ही फंक्शन होता था एफ, और यहाँ फंक्शन क्या है, यहाँ जी भी है, ठीक है। फंक्शन जब यहाँ जी हो गया, सेम फॉर्मूला वहाँ भी होता था, ठीक है, बस वहाँ से डेल आर होता था, ठीक है, डेल आर होता था, ठीक है, और यहाँ क्या है, डेल जी आर है, ठीक है। बस यही चीज़ है, आप इसको लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार हमको कमेंट करके बताइए कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आर इंटीग्रेबल को आप अच्छे से समझे होंगे तो फिर आप इसको भी समझिएगा, अगर आप उस चीज़ को नहीं समझे होंगे
तो फिर इस चीज को भी आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बोलिए सर आप लोग। मनीष जी बोलिए आप लोग। क्या इसको मिटा दें? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बस आपको याद कुछ नहीं रखना है, बस याद आपको यही रखना है, ठीक है। या लोअर सम क्या होता है, अपर सम क्या होता है, ठीक है। या लोअर आर एस सम क्या होता है और अपर आर एस सम क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, तो यही होता है। देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ स्मॉल एम आर क्या है, तो इन्फिमम है। क्या है यहाँ देखिए, हम लिखे हैं ना, स्मॉल एम आर क्या है, इन्फिमम है किसका, तो एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। और किस इंटरवल में, तो यहाँ एक्स आर -1 कॉमा एक्स आर में है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ कैपिटल एम आर क्या है, यहाँ से तो कैपिटल एम आर आपको है सुप्रीमम है किसका, तो एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। और डेल जी आर क्या है, या डेल जी आर का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो यहाँ निकालिएगा, ठीक है। जो फंक्शन होगा उसमें एक्स आर का वैल्यू रखिएगा, और माइनस का जो फंक्शन जी होगा उसमें एक्स आर -1 का वैल्यू रखिएगा, दोनों का आप डिफरेंस निकाल दीजिएगा, ठीक है। वही आपको क्या मिलेगा, तो डेल जी आर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यह दोनों चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब जो हम मेन टॉपिक जो बात करने वाले हैं वह लोअर एंड अपर रीमान स्टील जेस से इंटेग्रल की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब सम हटाएंगे, इंटेग्रल की हम बात करेंगे। देखिए इंटेग्रल लिखेगा नहीं तो इंटीग्रेबल लिखेगा, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। इंटेग्रल लिखे तो या इंटीग्रेबल लिखे तो दोनों का मतलब क्या है, तो सेम ही है, ठीक है। बस इस चीज को आपको समझना है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़े हम लोग। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी आपको वही होने वाला है कि आपको एफ कोई बाउंडेड फंक्शन होगा और जी क्या है, तब मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में है, ठीक है। तो इतना चीज तो हमको फिर से लिखना था, तो हम नहीं मिटाए हैं, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, देने देने लोअर रीमान रीमान स्टिल स्टिल्ट जैसे इंटेग्रल इंटेग्रल ऑफ एफ एफ रिलेटेड टू फंक्शन जी ओवर ओवर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इज द सुप्रीमम 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 ऑफ ए लोअर रीमान या लोअर आर एस इंटेग्रल, यानी एल पी कॉमा एफ कॉमा जी एंड अपर रीमान स्टिल जैसे इंटेग्रल ऑफ एफ रिलेटेड रिलेटेड टू जी ओवर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इज, देखिए यहाँ सुप्रीमम है तो यहाँ इन्फिमम इन्फिमम ऑफ ए लोएस्ट है तो यहाँ अपर यू पी एफ जी, ठीक है।
इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इन्फिमम फेयर infimum and supremum, infimum and supremum taken over all partition P and is denoted by this। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर या ए बार से लेकर बी एफ जी डी एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ जी या एफ डी जी रेस्पेक्टिवली यानी देखिए लोअर रीमान स्टील जेस इंटीग्रल को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। लोअर का मतलब है नीचे में बार लगाइएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बार से लेकर बी एफ डी जी, और अपर का मतलब है ऊपर में बार लगाइएगा, ठीक है। यह सेम चीज हम वहां भी देखे थे, ठीक है। अर्थात इसी चीज को अगर हम लिखें डैट इज करके, डैट इज इक्वल टू देखिएगा लोअर आर एस इंटेग्रल इक्वल टू, देखिए यहाँ से लोअर आर एस इंटीग्रल इक्वल क्या है, सुप्रीमम ऑफ दिस, यानी यहाँ से सुप्रीमम ऑफ है या सुप्रीमम ऑफ क्या लिखोगे यहाँ से एल पी कॉमा एफ कॉमा जे, इसका यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम लोअर को इससे डिनोट करते हैं, यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बार से लेकर बी एफ डी जी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए लिस्ट या लोएस्ट आर एस सम, ठीक है। यह एक फॉर्मूला यह आपको निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से अपर आर एस इंटेग्रल इक्वल टू, देखिए अपर आर एस इंटेग्रल क्या है यहाँ से, तो इन्फिमम ऑफ दिस, यानी यहाँ से इन्फिमम ऑफ अपर रीमान या अपर आर एस सम पी कॉमा एफ कॉमा जी। इसी चीज को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी बार एफ डी जी इक्वल टू इन्फिमम ऑफ यू पी कॉमा एफ कॉमा जी। एक फॉर्मूला आपको यह हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते थे कि लोअर और अपर आर एस से इंटीग्रेबल या इंटीग्रल क्या होता है, तो इसका यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी अपर और लोअर आर एस से इंटीग्रल अभी देखे हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो मेरा टॉपिक था वह आर एस इंटीग्रल अभी नहीं देखे हैं, ठीक है। और यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी हम एज ए फॉर्मूला सबको लेकर चल रहे थे, एक क्वेश्चन हम करेंगे तो फिर आपको हम समझाएंगे, ठीक है। बस आपको यह चीज को समझना है कि यह सब चीज कैसे हो रहा था, ठीक है। और अगर पहले वाला क्लास अगर किए हैं तो फिर इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगा। बोलिए तो सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो 10 बच्चे से 5 बच्चे हो गए हैं। बोलिए सनी जी, सनी, मनीष, कुमार, सोना, तो मिटा दे इसको। अब देखिए इसमें मोटा मोटी बात, अब इस चीज को समझिए, सब समझे कि अगर रीमान स्टिल्ट जेस इंटीग्रल उसी को कहेंगे जब लोअर और अपर रीमान स्टिल जेस इंटीग्रल दोनों सेम हो जाए। अगर दोनों सेम हो जाता है तो फिर हम कहते हैं क्या कि लोअर और अपर को हटा देते हैं, सिंपल हम कहते हैं कि रीमान स्टिल जेस इंटीग्रल हम कहेंगे, ठीक है। यानी अगर इसका डेफिनेशन अगर आपको देना होगा तो फिर आप इस दोनों का डेफिनेशन दीजिएगा और देख लीजिए वह कितना नंबर के लिए पूछा जा रहा है। जितना नंबर के लिए पूछा जा रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन देना है, ठीक है। अगर 8 नंबर के लिए देना है या 8 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफाइन आर एस इंटेग्रल या डिफाइन रीमान स्टिल जेस इंटेग्रल, और 8 नंबर के लिए है तो खाली उतना ही को डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस केस में आपको लोअर और अपर आर एस इंटेग्रल भी डिफाइन कर दीजिएगा
और उसके बाद में लास्ट में लिख दीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके कि भाई आर एस इंटीग्रल वही होता है जो दोनों अगर लोअर और अपर दोनों सेम हो तो फिर वही चीज आपका हम लोग क्या कहते हैं कि आर एस इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको मिटाते हैं और मेन जो मेरा टॉपिक था वह रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल या आर एस इंटीग्रल क्या है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, मिटा दे इसको ना। और आप लोग क्वेश्चन बैंक को देखते रहिए। ठीक है, और क्लास इधर बहुत बंद हो गया है। ठीक है, आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्लास कर रहे हैं ना? क्या न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्लास कर रहे हैं आप लोग? न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्लास वही बच्चे कर रहे होंगे जिनका पेमेंट 4,000 रुपया हो गया होगा, वही बच्चे क्लास कर रहे होंगे। चलिए आइए, जो मेरा मेन टॉपिक था रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग इसको लिखेंगे क्या, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन एंड जी बी ए नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन on close interval a comma b, then if is said to be riemann stiltjes इंटेग्रल या सिंपल आर एस इंटेग्रल रिलेटेड या रिलेटिव टू फंक्शन जी इफ लोअर आर एस इंटेग्रल इक्वल टू अपर आर एस इंटेग्रल हो जाए, ठीक है। अगर यह दोनों बराबर होता है तो फिर हम कहते हैं क्या कि भाई वह आर एस इंटेग्रल सिंपली है। ठीक है, और इसका वैल्यू अभी जस्ट हम निकाले थे, क्या होता है यहाँ से देखिए, इसको हम लिखते हैं सुप्रीमम ऑफ एल पी कॉमा एफ कॉमा जी, और यह क्या हो जाता है इन्फिमम ऑफ यू एफ कॉमा पी कॉमा एफ कॉमा जी हो जाता है। ठीक है, इसी चीज को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बार से लेकर बी एफ डी जी, और इसको हम क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार और एफ डी जी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोअर और इसको अपर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिंपली अगर आपको रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल कहना है तो फिर आपको ऐसे लिखिएगा, यहाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी एफ डी जी, इसमें बार नहीं लगाइएगा। ठीक है, बस इसको हम क्या कहेंगे, यह दोनों अगर बराबर होगा इसका मतलब हम कहेंगे क्या कि स्टिल्जेस से या रीमान स्टिल्जेस से इंटीग्रल एग्जिस्ट कर गया और इसका वैल्यू यह हो गया। ठीक है, कभी कभी आपको सम टाइम्स ऐसे भी लिखा जाता है। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते बोलिए, तो बोलिए क्या बोलना चाहते हो, बोलो बोलिए सोना जी। देखिए कभी कभी आपको ऐसे लिखा जाता है एफ डी जी एक्स, यहाँ एक्स भी लगा देता है, एक्स का मतलब हुआ एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो बस आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, बोलिए क्या बोलना चाहते हो, बोलो तो। बोलिए जी, क्या बोलना चाहते हो, बोलो।
बोलिए, तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। और भी स्टूडेंट्स बोलिए। तो एग्जाम्पल कल क्यों, आज क्या है बोलिए। चलिए आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से आपको हम समझाएंगे, तो आप आसानी से और बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। अब मिटा दे इसको ना। तो बैटरी डाउन है तो आपके लिए हम पूरा क्लास ऑफ कर दे? आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा कल। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझते हैं कि कैसे हम लोग आरएस इंटीग्रल को निकालेंगे, ठीक है। या हम कहें रीमान स्टिल्टजेस से इंटीग्रल को कैसे निकालेंगे, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। आइए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में हम एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहां से एक क्वेश्चन है, कहता है लेट एफ ए बी ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, एफ क्या है भाई, तो कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ऑन ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, और डिफाइन इस तरीके से है, डिफाइन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। एंड जी बी ए मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, या जो कि यही होना ही चाहिए था, ठीक है। और यह डिफाइन है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, ठीक है। देन कहता क्या है कि आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी एफ डी जी एग्जिस्ट, एंड अगर एग्जिस्ट भी करेगा तो इसको प्रूफ भी करना है कि ए से लेकर बी एफ डी जी इक्वल टू के इंटू जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए होना चाहिए था। देखिए यही बात आपको कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए कि क्या कह रहा था, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना भाई? हाँ बिल्कुल दे रहा है ना। देखिए यहां से सबसे पहले आपको एक फंक्शन एफ दिया गया है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के आपको दिया गया है, ठीक है। और जी हमेशा एक मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जो कि ए से लेकर बी में आपको डिफाइन है। तब आपको प्रूफ करना है या निकालना है कि भाई यह जो है ना, यह क्या है, यह क्या है, तो आर एस इंटेग्रल है। क्या है यह? आर एस इंटेग्रल है। यह एग्जिस्ट करना चाहिए था, एग्जिस्ट करने के बाद उसका वैल्यू निकालना चाहिए था, ठीक है। और उसका वैल्यू निकलेगा ना, तो वही यह इसके बराबर होना चाहिए था। और आप बताइए कि अगर यह आर एस इंटेग्रल तभी ना निकलेगा जब लोअर आर एस इंटेग्रल निकले और अपर आर एस इंटेग्रल निकले और दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, तो हम कहेंगे क्या कि भाई आर एस इंटेग्रल का वैल्यू निकल गया। लोअर और अपर दोनों निकालेंगे और दोनों अगर सेम हो गया तो फिर हम कहेंगे क्या कि आर एस इंटेग्रल का वैल्यू निकल गया, और आर एस इंटेग्रल का वैल्यू जो निकलेगा वो इसके बराबर हो गया। बस यही आपको काम करना है। इसका मतलब है कि इसमें आर एस इंटेग्रल को निकालने के लिए लोअर आर एस इंटेग्रल भी निकालना पड़ेगा और अपर आर एस इंटेग्रल भी निकालना पड़ेगा, और दोनों अगर सेम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि आर एस इंटेग्रल एग्जिस्ट कर गया और वैल्यू भी निकला। अगर दोनों सेम नहीं होगा
तो फिर हम कहेंगे क्या कि भाई नहीं निकला या एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे हमको क्या करना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, और एक चीज आप बताइए कि यहाँ से जो फंक्शन दिया गया है ना वह कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ से यही बात लिख रहा था, या ऑब्वियसली ऑब्वियसली, या यहाँ देखो ना, यहाँ से सिंस द गिवन फंक्शन इज ए कांस्टेंट, या क्या इज बाउंडेड ओवर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। यानी ए कॉमा बी में जो फंक्शन आपको दिया गया था ना वह हमेशा कांस्टेंट फंक्शन दिया है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है। ठीक है, और एफ भी क्या होना चाहिए था, बाउंडेड ही होना चाहिए था। तो यह चीज हमको दिया गया है। अब इसके बाद हम यहाँ से पार्टीशन को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। लेट ए पार्टीशन पी इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू डॉट 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 एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर कॉमा डॉट 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 एक्स एन इक्वल टू बी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी क्या है आपका, कोई ना कोई एक पार्टीशन है। ठीक है, फिर यहां से देन फॉर एवरी सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर वी हैव। ठीक है, देखिए सब इंटरवल इसके लिए। ठीक है, आपका जो इन्फिमम होगा, या कहें जो हम लोग स्मॉल एम आर लेंगे ना, देखिए एम आर हमेशा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमेशा क्या होगा, के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से कैपिटल एम आर भी क्या होगा, या इन्फिमम है, और या सुप्रीमम भी क्या होगा, के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का सुप्रीमम जो है ना वही हो जाता है। ठीक है, यानी स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि हम लोग यहाँ सब एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से अपर रीमान स्टील जैसे इंटीग्रल निकालेंगे, और वह क्या हो जाता है हमेशा समेशन ऑफ, देखिएगा यहाँ से क्या होता है, समेशन ऑफ ए आर इक्वल टू 1 से लेकर एन ए, क्या होता है यहाँ से कैपिटल एम आर इंटू डेल जी आर होता है। अभी जस्ट इसका फॉर्मूला आपको हम बताएं, क्या इसका जस्ट फॉर्मूला भी बताए हैं ना, क्या फॉर्मूला यही होता है कि कुछ और होता है, बताइए आप लोग जल्दी। क्या इसका फॉर्मूला यही होता है कि कुछ और होता है, जल्दी बोलिए सर। बोलिए जल्दी। इसका जो है ना यह अपर रीमान स्टील जेस सम है। ठीक है, यह इंटीग्रल नहीं है बल्कि सम है। क्या यही होता है ना, बिल्कुल आपका यही हो जाता है। ठीक है, अब इस सब का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से। तो वैल्यू अगर आप यहाँ से रखिएगा तो क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना और क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि देखना यहाँ से समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन, कैपिटल एम आर का वैल्यू यहाँ के ही है, के लिखिए यहाँ से, और यहाँ से देखो डेल जी आर। ठीक है, यहीं हम लिख देते हैं। ठीक है, एंड डेल जी आर इक्वल टू, देखिएगा वहाँ हम लिखे थे थ्योरम में जब हम वहाँ प्रूफ कर रहे थे। ठीक है, वहाँ क्या होता था हमेशा जी एक्स आर माइनस का जी एक्स आर माइनस का 1। क्या यही होता था कि कुछ और होता था, बताइए आप लोग। क्या हम यही लेके चलते थे ना, बिल्कुल यही लेके चलते थे। ठीक है, तो अब इसके जगह पर यह वैल्यू को रखिए। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से देखना है जी एक्स आर माइनस का जी एक्स आर माइनस का 1 लिख सकते हैं ना, जहाँ वेयर आर इक्वल टू 1 2 3 से लेकर आपको डॉट डॉट डॉट
तक बढ़ने वाला है। ठीक है, इतना ही लिखेंगे ना, r इक्वल टू 1 2 3 से लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए k कांस्टेंट बाहर निकालिए, k को बाहर निकालते हैं तो क्या लिखो यहाँ से, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n जी एक्स आर माइनस का जी एक्स आर माइनस का 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि r का वैल्यू 1 से लेकर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से, u p कॉमा एफ कॉमा जी इक्वल टू, या इसके बराबर है क्या है यहाँ से, k इंटू, देखिएगा एकदम ध्यान से, r के जगह पर पहले 1 रखिए। ठीक है, तो क्या लिखो यहाँ से, g x1, देखो यहाँ से r के जगह पर 1 रख रहे हैं, यहाँ क्या लिखो, g x 1 में से 1 जाएगा 0, यानी माइनस का जी एक्स नॉट लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस, प्लस इसलिए क्योंकि समेशन है, समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस ही होता है। फिर आर के जगह पर 2 रखिएगा, क्या लिखोगे यहाँ से, जी एक्स टू माइनस का जी एक्स वन, फिर यहाँ से प्लस है, अगला टर्म रखिए जी एक्स थ्री माइनस का जी एक्स टू लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, अगला टर्म क्या लिखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ से लिखोगे जी एन माइनस जी एक्स एन माइनस का 1 लिख सकते हैं, ये लिखेंगे ना, बिल्कुल आप यही लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखिएगा गौर से, यू पी कॉमा एफ कॉमा जी इक्वल टू के इंटू, देखिएगा यहाँ गौर से अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ कुछ कटेगा, देखो इसका पहलका वाला टर्म जो है ना, यह चौथा वाला टर्म से कटेगा, यानी इससे यह कट जाएगा, फिर यहाँ से इससे यह कटेगा। ठीक है, तो फिर आप अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ वाला जो टर्म है ना वह इससे यह कट जाता है, यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 2 ही टर्म यहाँ बचने वाला है। ठीक है, एक टर्म आपका यह बचेगा, जी एक्स एन माइनस एक आपको बचने वाला है जी एक्स नॉट बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ से यू पी कॉमा एफ कॉमा जी इक्वल टू के इंटू जी, और देखिए एक्स एन का वैल्यू क्या है यहाँ से बी, तो एफ ऑफ जी माइनस का जी एक्स नॉट का वैल्यू देखो क्या है, ए है, तो यहाँ से एक्स नॉट कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक कर लिए हैं। ठीक है, लिखे तो आप लोग यहाँ तक पहले, एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए तो, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना है?
अब हम यहाँ से क्या निकाल चुके हैं, अपर आर एस सम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसी में हम क्या निकालेंगे, अपर आर एस इंटीग्रल निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपर आर एस इंटीग्रल अगर आप निकालोगे तो क्या होता है यहाँ से, देखो यहीं से हम निकाल देते हैं। अपर आर एस इंटीग्रल इक्वल टू क्या होता है यहाँ से, तो यहाँ से होता है इन्फीमम ऑफ ए दिस, यानी यू पी कॉमा एफ कॉमा जी हो जाता है, ठीक है। और इसी को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ डी जी लिखेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ बोलना चाहते हैं क्या, किसी का माइक ऑन है। इन्फीमम ऑफ, और इसका वैल्यू यही निकाले हैं के इंटू जी बी माइनस का जी ए, यही होता है, ठीक है। और यहाँ से दिखाई दे रहा था ना, यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ डी जी इक्वल टू, देखो यहाँ से जब इन्फीमम हम निकालते हैं ना तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, ठीक है। तो अगर लिमिट एन टेंस टू अगर इन्फिनिटी करेंगे तो इसमें एन कहीं है वैल्यू, नहीं वैल्यू है। तो एन जब वैल्यू नहीं है तो उस केस में इसका वैल्यू क्या होगा, वही रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इसका आप इन्फीमम भी निकालिएगा ना, या किसी भी, अभी जस्ट आपको हम बताए हैं, देखो यहाँ से कहाँ गया, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का इन्फीमम जो है ना वही फंक्शन हो जाता है। तो ये भी आपका क्या है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट फंक्शन ही है। और जैसे अगर कांस्टेंट फंक्शन अगर होगा तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ से, फिर हम लोग यही बात लिखेंगे यहाँ से क्या, कि भाई इसका वैल्यू यही हो जाएगा, ठीक है। यानी के इंटू जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए हो जाता है। बोलिए सर, यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बोलिए, तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपर आर एस सम निकाल चुके हैं, ये सॉरी अपर आर एस इंटीग्रल हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू आपको क्या मिला, यही मिला, ठीक है। अब अगर हमको क्या निकालना है, लोअर, तो यहाँ से हम सुधारते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ से लिखेंगे और इसके बाद हम सुधारेंगे, ठीक है। सुधारेंगे तो सेम चीज ही होने वाला है, बस यहाँ एल के यू के जगह पर एल हो जाएगा, और यह स्मॉल एम या कैपिटल एम आर के जगह पर स्मॉल एम आर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबका वैल्यू तो सेम ही होने वाला है, क्योंकि स्मॉल एम आर का वैल्यू के ही है और इसका वैल्यू यही होने वाला है, ठीक है। बस यहाँ से हम क्या करेंगे, या एल के जगह यू के जगह पर एल करने वाले हैं, या सेम चीज होगा, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या होगा, सेम चीज ही होने वाला है, यानी यहाँ ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग अगर यहाँ सुधारेंगे तो इसको हम अपर के जगह पर क्या निकालेंगे, लोअर, लोअर आर एस से इंटीग्रल निकालेंगे, और यहाँ हो जाएगा बस यह क्या होगा, तो इन्फीमम के जगह पर सुप्रीमम हो जाएगा, और यहाँ यू के जगह पर एल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी सुप्रीमम ही लिखिएगा, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ दिस, इसका भी तो सेम ही है, और यहाँ से इसको हटाइएगा, नीचे में बार लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ भी वही बात है कि यह कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप सुप्रीमम निकालते हैं तो वही वैल्यू हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब साफ है कि भाई यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ए बार से लेकर बी एफ डी जी इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ, सॉरी जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और दोनों का वैल्यू हम देख रहे हैं, दोनों क्या है, बराबर ही है। अब दोनों जैसे अगर बराबर अगर हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखोगे, इसके बाद में 10 से 10 करके बस कर देंगे। देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं ना कि अगर एफ है ए से लेकर बी एफ डी जी इक्वल टू का क्या होता है, यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बार से लेकर बी एफ डी जी
इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ डी जी होता है। ठीक है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी डी जी इक्वल टू इसका वैल्यू वही है के इंटू जी बी माइनस का जी ए, और इसका भी वैल्यू क्या है, वही है। इसका मतलब जी बी माइनस का जी ए। इसका मतलब साफ है कि हम कहेंगे क्या कि भाई इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी एफ डी जी इक्वल टू के इंटू जी बी माइनस का जी ए हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, प्रूफ तो आपका यही हो गया, या कहें आंसर ये भी हो गया। और ये भी बात हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ से ए से लेकर बी एफ डी जी क्या किया है, या एग्जिस्ट किया। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिला तो एग्जिस्ट ही किया ना, तो बस यही है, इतना ही आपको कर लेना है। अगर इस तरीके से आप कर लेते हैं तो फिर आपको 8 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, या अगर आपको कह देगा डिफाइन आर एस इंटेग्रल और एक क्वेश्चन आपको कहेगा तो इसमें 16 नंबर आपके लिए कहेगा। ठीक है, या 16 नंबर आपके लिए रहेगा। तो एक बार सभी बच्चे फिर से कमेंट करके हमको कंफर्म कर दीजिए कि आप इस चीज को समझ गए हैं। बोलिए। समझ गए हैं बाकी स्टूडेंट्स? तो समझ गए हैं, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल। तो कल इस पे कुछ और क्वेश्चन को करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम भी होगा, उसको भी करेंगे। ठीक है, तो ओके, बाय, गुड नाइट।